अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, और हम जो है वो अपने ऑनलाइन सेशंस के अंदर जो है वो नेक्स्ट क्लास की तरफ अब मूव कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो है वो हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो थी हमारी रॉ डाटा के ऊपर। हमने सेंट्रल टेंडेंसी को भी फोकस कर लिया था और सेंट्रल डिस्पर्जन को भी हमने जो है वहाँ पे फोकस कर लिया था। और लास्ट सेशन के अंदर हमने जो है वो आपको डेटा क्लासिफिकेशंस बताई थी कि जिस फॉर्म में आपको सवाल मिल सकता है। तो एक सवाल था आपके पास, दैट वाज द रॉ डाटा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कहा था कि इसके अंदर दो और किस्म के डाटा आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो क्लासिफाइड होती है आपके पास जब आपके पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आए और जब आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आए। तो उस वक्त ही हमने ये चीज़ें क्लियर की थी आपको कि कहाँ हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में इस्तेमाल करनी होती है और कहाँ हमने जो है वो अनग्रुप में इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, जब भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो जो ऑब्जर्वेशन के काउंट होते हैं, ठीक है जी, अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे 100 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कितनी है, 100 कहलाएंगी। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी कह सकते हैं उसको, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, और उस डाटा के अंदर, उस 100 ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही होंगी, ठीक है जी, दैट इज़ नोन एज आपकी डाटा वैल्यूज़। ठीक है, लास्ट अगर आपको रिकॉल कर लें आपने जो है वो लेक्चर अगर आपने देखा हुआ होगा तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने एक चीज़ कोट की थी कि अगर हम एक क्वेश्चन एक 100 स्टूडेंट से जो है वो एक उनको क्वेश्चन आयर दे दें, उनको एक पेपर दें जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस हों और राइट और रॉन्ग के ऊपर बेसिस के ऊपर जो है वो हमें क्या करना हो, उसको आइडेंटिफाई करना हो। तो हमारे पास जो भी ऑब्जर्व डाटा में वैल्यूज़ आएंगी, डाटा वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थी 100। ठीक है, और उसके अंदर जो डाटा वैल्यूज़ थी वो थी सिर्फ 6, यानी 0 से लेके 5 तक। आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन जो होगी उसके अंदर 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, यानी 5 से बड़ा कोई भी नंबर आपके डाटा में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो अगर डाटा वैल्यूज़ आपके पास कम होती हैं तो हम मूव करते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, और अगर डाटा वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाए तो फिर हम मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप की तरफ। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्पर्जन डिस्कस किया था रॉ डाटा का, और आज जो है वो हमारा टारगेट है, हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर आपको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सेंट्रल टेंडेंसीज़ और साथ साथ जो है वो सेंट्रल डिस्पर्जन को भी जो है वो कवर करें। ठीक है जी, तो आ जाइए, आज हम जो है वो हम अपना टुडे का आज का लेसन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैलकुलेशंस करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है जी, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपके पास x जो होता है दैट इज नोन एज द क्लास मार्क्स। यहाँ पे क्लास मार्क्स गिवन है दैट इज 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ या डेटा वैल्यूज़ भी कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या शो करती है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, डेटा वैल्यूज़ हैं, वो कितनी दफ़ा आएंगी हैं। मींस 11 3 टाइम्स है, 12 5 टाइम्स है, 13 9 टाइम्स है, 14 टाइम्स है, 15 7 टाइम्स है और 16 2 टाइम्स है। क्लियर हो गई बात ये? तो हमने इसके अंदर क्या लिया, हमने पहले पूरा एक सेट लिया। वो सेट क्या है हमारे पास, जिसमें हम सेंट्रल टेंडेंसीज़ को फोकस करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आ जाता है आपके पास, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड, मीडियन, और मीडियन से ही रिलेटेड उनकी एक और कुछ सब कैलकुलेशंस हैं जिसको हम क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ जो है वो रिमाइंड करा दूँ कि हम यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन को सीख रहे हैं, इनके फार्मूलाज को सीख रहे हैं और इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनके फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से कॉलम्स बन के उनका टोटल करके हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी एज इट इज़ पेपर में एक साथ नहीं आती। ठीक है जी, पेपर में आपके पास जब भी पूछा जाता है तो इसमें से कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही जो होती हैं वही आप क्या करते हैं, इसमें से आपको जो है वो फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाती हैं। जैसे कि अभी यहाँ आपके पास मेंशन है, एक पूरी लाइन लिखी हुई है मैंने, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड, मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल,
ठीक है जी, थर्ड क्वार्टाइल, दिस इज थर्ड क्वार्टाइल, और उसके बाद फोर्थ डिसाइल लिखा है हमने यहाँ पे, और उसके साथ साथ हमने 85th परसेंटाइल लिखा है। तो हो सकता है आपके पास पेपर में वो कहे कि भाई आप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन निकाल दें। तो जो पेपर में आपको ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीखते हम एक साथ हैं इसको, ठीक है जी। बट पेपर में क्या होगा आपके पास, पेपर में आपने सिर्फ वही चीज़ों को लेना होगा कि जो आपके पास पेपर में आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए हमें इस डाटा को क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को हमने जो है वो टेबल फॉर्म में लेना पड़ेगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, और इनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है दैट इज़ 3, 5, 9, 14, 7 एंड 2। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा जी, अब हमने जाना है इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बारी बारी जो है वो इनके फॉर्मूलाज को यहाँ पे लिखते जाते हैं और सॉल्व करते जाएंगे। तो पहली चीज़ हम निकाल रहे हैं दैट इज़ दी अर्थमेटिक मीन। अच्छा, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए दैट इज़ AM, और अब यहाँ आपको जो है वो एक चीज़ पहले समझनी पड़ जाएगी। यहाँ मैं आपको पहले कुछ चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ कि अर्थमेटिक मीन आपने जब पहले किया था कैलकुलेट, ठीक है, अर्थमेटिक मीन जब आपने पहले कैलकुलेट किया था तो आपके पास फॉर्मूला था समीशन x ओवर n, ठीक है जी। जब आपने जो है वो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पहले कैलकुलेट किया था रॉ डाटा के लिए, तो आपके पास फॉर्मूला था अर्थमेटिक मीन दैट इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n। क्लियर हो गई बात ये? अब क्या हो जाएगा आपका, यही फॉर्मूला जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप हो या अनग्रुप हो, तो यहाँ आपके पास एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक चीज़ इन्वॉल्व हो गई है। जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब समीशन x जो है वो बन जाएगा समीशन fx, और n जो था वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताता था। जब रॉ डाटा का सवाल किया था आपने तो मेरे ख्याल से शायद उसके अंदर 9 या 10 ऑब्जर्वेशंस थी, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपने क्या ली थी, 10 ली थी, वहाँ पे n जो था वो 10 लिया था। अब यहाँ जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जनरेट होंगी वो कैसे आएंगी, जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल करेंगे, और इनको टोटल करने से क्या आ रहा है आपके पास, इनको टोटल करने से आपके पास जो है वो आ रहा है 40। अब 40 का मतलब है कि मेरे डाटा के अंदर टोटल ऑब्जर्वेशंस 40 हैं, जो कि हमारे पास f के टोटल से नज़र आ रही हैं। तो यहाँ हमारा जो n होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, n रिप्लेस हो जाएगा समीशन f के साथ, ठीक है। तो अब मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन x बार इक्वल्स टू समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। सही है, समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। तो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन के लिए किया था, लास्ट क्वेश्चन में भी जो है वह हमने थोड़ा सा ईज रखने के लिए इसकी कैलकुलेशंस को पहले कर लिया था, ताकि यहाँ आपके पास जो है वो आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए और आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो जल्दी डिलीवर हो जाए। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें यहाँ पे जो कॉलम रिक्वायर्ड है, हमें कॉलम रिक्वायर्ड है यहाँ पे fx का, ठीक है। fx का कॉलम का मतलब क्या है, f और x के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 11 इंटू 3 विल बिकम 33, 12 इंटू 5 विल बिकम 60, ठीक है जी, और 13 इंटू 9 117 हो जाएगा, 14 इंटू 14 196, ठीक है जी, 15 इंटू 7 विल बिकम 105 एंड 16 इंटू 2 विल बिकम 32, और इन सब का टोटल जो है वो बन जाएगा कितना, दैट इज़ 543। क्लियर, ठीक है जी। तो अब यहाँ आपके पास जब मैं इन वैल्यूज़ को पुट ऑन करता हूँ तो fx का टोटल हो जाएगा आपके पास कितना, fx का टोटल हो जाएगा 543, ठीक है जी, 543 fx का टोटल, और f है हमारे पास दैट इज़ 40। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर बन जाएगा वो आ जाएगा 13.58। तो अर्थमेटिक मीन का आंसर आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज 13.58। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे पास किसकी है, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन।
तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या होगा भाई, ज्योमेट्रिक मीन की हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटीलॉग, हमारे पास वहाँ पे भी फॉर्मूला क्या था, दैट इज द एंटीलॉग, एंटीलॉग के बाद हम लेते थे समीशन लॉग एक्स, समीशन लॉग एक्स। अब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है तो बीच में क्या आ जाएगा, समीशन एफ लॉग एक्स और डिवाइडेड बाई एन रिप्लेस हो जाएगा किससे, यानी जब भी आपने रॉ डेटा के अंदर जहाँ जहाँ n था आपके पास वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, समीशन f से। n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी और यहाँ नंबर ऑफ वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिपेंड करती हैं। और तमाम फार्मूले जो आपके पास रॉ में थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन के अंदर क्या होगा, उसके अंदर बीच में f का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे f log x। ठीक है जी, f log x का मतलब क्या है कि आप अपने कैलकुलेटर के अंदर, आपने अपने कैलकुलेटर के अंदर क्या करना होगा, आपने अपने कैलकुलेटर के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग, और x की वैल्यू कितनी है 11, 3 इंटू लॉग 11 करेंगे अगर आप तो डायरेक्ट आप जो है वो इसका आंसर निकाल सकते हैं। सही है, तो अब अगर हम इसके आंसर्स पे फुल चले जाएं तो f log x यानी 3 इंटू लॉग 11 विल बिकम 3.124। ठीक है जी, f इंटू लॉग 12 विल बिकम 5.396। ठीक है जी, फिर इसी तरीके से 9 इंटू लॉग 13 ये हो जाएगा आपके पास 10.025। ठीक है, देन आपके पास ये होगा 16.046। ठीक है, ये आ जाएगा 8.233 और उसके बाद 2.408। इन सब का टोटल कर लेते हैं अगर, तो टोटल आपके पास बन जाएगा दैट इज 45.232। अच्छा जी, 45.232 और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे वैल्यूज लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग f log x का टोटल कितना आ जाएगा 45.232 डिवाइडेड बाई f का टोटल दैट इज 40। अब इनको डिवाइड करना है, ठीक है जी, और इनको डिवाइड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, एंटी लॉग का मतलब हो जाएगा शिफ्ट डिवाइडेड बाय लॉग। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो इनकी वैल्यूज़ को डिवाइड कर लें 45.232 डिवाइडेड बाय 40 तो ये हो जाएगा 1.13। सही है, यानी यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.13 और ज्योमेट्रिक मीन का जो आंसर बन जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 13.515। अर्थमेटिक मीन का आंसर ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन का आंसर। क्लियर हो गई बात ये। तो दो मेजर्स आपके कंप्लीट हो गए। थर्ड मेजर की तरफ मूव करते हैं। थर्ड मेजर आपका क्या है, थर्ड मेजर इज मॉड। मॉड आप थर्ड मेजर इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है आपके पास दैट इज HM इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला था आपके पास वो था n डिवाइडेड बाई समीशन 1/x। तो अब ये क्या बन जाएगा, n जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, समीशन f के साथ, और 1/x विल बिकम f/x। ये फॉर्मूला बन गया आपका किसके लिए, ये बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो लास्ट हमने सवाल किया था वो रॉ डेटा का था फॉर्मूला, उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी। तो f का टोटल तो मुझे मौजूद है मेरे पास, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा f/x। f/x का मतलब क्या है, f की वैल्यू 3, x की वैल्यू 11, तो 3/11, 3/11 का मतलब 0.273। ठीक है जी, फिर 5/12 विल बिकम 0.417। ठीक है जी, फिर 9/13 0.3
692, 14/14 जो है वो आपके पास 1 हो जाएगा, फिर 7/15 0.467 और फिर 2/16 ये हो जाएगा 0.125। टोटल करेंगे इसका आ जाएगा 2.973। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, यहाँ हमने तमाम वैल्यूज़ को 3 डेसिमल प्लेसेस पे रखा है, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस जो है वो एक समझ लें आप एक स्टैंडर्ड है। 2 में क्या होता है, 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर कभी कभी आपके पास वैल्यू सेम आ जाती हैं, तो हम 3 पे चले जाते हैं। कभी अगर आपके पास कैलकुलेशन में 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर वैल्यू सेम आ रही होंगी तो आपको फिर एक और वैल्यू डेसिमल के अंदर आगे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय f/x का टोटल 2.973, और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो डिवाइड करने से क्या आएगा, दैट इज 13.453। ठीक है जी। ये आंसर किसका हो गया, ये आंसर मेरे लिए जो है वो हार्मोनिक मीन के लिए हो गया। तो मीन की जो 3 रिक्वायरमेंट्स थी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये हमने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर ली। उसके लिए आपने देख लिया कि मीन के लिए कॉलम बना था fx का, ज्योमेट्रिक मीन के लिए बना f log x, और हार्मोनिक मीन के लिए बना 1/x। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है हमारे पास, नंबर 4 इज मॉड। और मॉड क्या है आपके पास, मॉड होती है आपके पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपके पास डाटा में क्या आएगी, जिस x की वैल्यू को, क्लास मार्क को सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल रही है, दैट मीन्स वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। यानी 11 3 टाइम्स है, 12 5 टाइम्स है, 13 9 टाइम्स है, 14 टाइम्स है, और 14 के अलावा कोई और वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो। तो यहाँ आपके पास मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड आपके पास क्या है, दैट इज़ 14। तो मॉड क्या हो गया, आसान हो गया। अभी तक सबसे आसान चीज़ क्या है आपके पास, सबसे आसान चीज़ जो है आपके पास मॉड है, रॉ डेटा के अंदर भी और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी। क्लियर। अच्छा जी, अब मूव करते हैं आगे, और आगे हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी नंबर 5, वो आपके पास थी मीडियन की। अच्छा जी, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉन्ग्रुएंस के साथ, ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n+1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, समीशन f+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगी कैलकुलेशन, ये हो जाएगा आपके पास 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब यहाँ आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 41 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास मीडियन की टर्म जो एलोकेट होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी आपके पास 20.5 टर्म, ठीक है जी। तो जब हमने रॉ डेटा का मीडियन निकाला था तो वहाँ पे भी क्या था, वहाँ पर भी आपके पास इसकी जो टर्म की एलोकेशन थी वो पॉइंट्स में आ रही थी। जब टर्म की एलोकेशन पॉइंट में आती है तो उसको एलोकेट करने का एक तरीका था, एक तरीक़ेकार हमने वज़ा किया था आपका लास्ट जब सेंट्रल टेंडेंसी के लेक्चर के अंदर। वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो टर्म आइडेंटिफाई हो रही है वो पॉइंट्स में आ रही है, ठीक है। जब टर्म आपकी पॉइंट्स में आ जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है वो कैलकुलेशन इसी तरीके से बनानी पड़ेगी। और उसको कैसे लिखते हैं हम, मीडियन निकालने के लिए 20.5 टर्म को, यानी हो जाएगा 20th टर्म प्लस ये जो पॉइंट वाला फैक्टर है 0.5, और किन दो वैल्यूज़ के दरमियान 21st टर्म माइनस 20th टर्म, ठीक है। यही चीज़ हमने वहाँ पे बताई थी आपको कि 20.5 का मतलब हो गया 20 और 21 के बीच में,
और 20 और 21 के बीच में वैल्यू को एलोकेट करने के लिए तरीक़ेकार क्या है, वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ आइडेंटिफाई करनी है आपके पास 20th टर्म कौन सी है। तो 20th टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CF से, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कहलाती है। ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कहलाती है। ठीक है, अब आपको जो है वही चीज़ जो है यहाँ पे फोकस होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का मतलब क्या है कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को अगली फ्रीक्वेंसी के साथ हमने जोड़ना है। ठीक है, तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपके पास, दैट इज़ 3। ठीक है जी, फर्स्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी हो गई 3। तो अगर मैं इसको साथ में लिख कर दिखाऊं तो आप जो है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ आपके पास 11 की फ्रीक्वेंसी 3 है, इट मीन्स कि 11 आपका 3 टाइम्स है। क्लियर। फिर 12 जो है वो आपका 5 टाइम्स है, 12 12 12 12 एंड 12। ठीक है, तो पहले 11 3 टाइम्स था, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ तक की हो गई 3। फिर 12 5 टाइम्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 5 = 8। तो पहला स्टेप ये था। सेकंड, जब अब यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ तक 3 टर्म्स थी, यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 3 + 5 इट विल बिकम 8 टर्म्स। ओके, अच्छा जी। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपका 13 स्टार्ट होगा, 13 13 13 13। ठीक है जी, कितनी दफ़ा आएगा 13, 9 टाइम्स 13 आएगा। तो जब 9 टाइम्स 13 आ जाएगा आपके पास, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रीवियस 8 टर्म्स और 9 दफ़ा 13 जब ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17। यानी जहाँ आपका 13 आके ख़त्म होगा वहाँ तक कितनी टर्म्स हो जाएंगी, वहाँ तक हो जाएंगी 17 टर्म्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा 14 एंड सो ऑन। कितनी दफ़ा, 14 टाइम्स आएगा 14। तो जब हम 14 को एंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये 17 + 17 तक तो यहाँ पे पहुँच चुके थे हम। फिर नेक्स्ट 14 को 14 टाइम्स जब हमने लिखा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। यानी जहाँ आपका 14 आके एंड हो रहा होगा वो 31st टर्म होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद फिर 31 + 7 विल बिकम 38, और फिर 38 + 2 विल बिकम 40। क्लियर हो गई बात ये। फिर क्या होगा आपके पास, 15 15 15 कितनी दफ़ा आ जाएगा, 7 दफ़ा आएगा। तो 31 + 7 ये हो जाएगा 38। सही है जी। और उसके बाद 2 दफ़ा 16 आएगा, तो ये जो टर्म हो जाएगी आपकी, दिस इज़ द लास्ट 40th टर्म। और हमने मीडियन के लिए लिखा भी क्या था, हमने मीडियन के लिए लिखा था कि हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना होता है। तो ये देख लें अब आप, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गए, ये तमाम वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर में आ गई हैं। छोटी वैल्यूज़ से बड़ी हो रही हैं वैल्यूज़, और एंड पे आके ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए 28 टर्म। तो 28 टर्म कहाँ लाई करेगी, 28 टर्म जो है वो सम वर्ड यहाँ लाई करेगी। क्लियर। और 21st भी यहीं लाई करेगी। ऐसी है, 21 और 20 दोनों टर्म्स जो हैं वो 17 से बढ़ेगी आगे। ठीक है जी, 18 19 20 और 21, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, 14 आ जाएंगी। तो मैं जब इसको प्लेस करूँगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 14 + 0.5, 14 - 14। तो 14 - 14 विल बिकम 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो आपका मीडियन जो है वो कितना हो जाएगा, मीडियम विल बिकम 14। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास ये रॉ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक ही आपके पास स्टांस के अंदर दोनों वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, तो उनका डिफरेंस जो है वो क्या होगा, उनका डिफरेंस जो है वो सेम होगा, 0 हो जाएगा। तो जब डिफरेंस 0 हो जाएगा तो आपका जो है वो मीडियन एलोकेट हो जाएगा, कि मीडियन आपका जो है वो 14 जो है वो आपका यहाँ पे मीडियन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। देन उसके बाद
हम मूव कर रहे हैं क्वार्टाइल्स की तरफ, ठीक है जी। नंबर 6 हमारे पास थे क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, क्वार्टाइल का फॉर्मूला I इक्वल्स टू क्यू आई इक्वल्स टू, ठीक है, I और n+1 होता था तो ये हो जाएगा समीशन f+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म। I यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता था, I यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल, तीनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल पे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा 40 +1 डिवाइडेड बाई 4 टर्म, और 40 + 1 दैट विल बिकम 41 डिवाइडेड बाई 4, ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे, और ये बाहर आपके पास क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10.25 टर्म। अब 10.25 टर्म का मतलब क्या हो गया, 10.25 टर्म का मतलब क्या हो गया कि इसको वैसे ही आपने जो है वो एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। तो Q1 के लिए हम क्या लिखेंगे, अब हम Q1 इक्वल्स टू 10.25, तो 10 टर्म प्लस 0.25, 11 टर्म माइनस 10 टर्म, ठीक है। तो साथ साथ अगर आप देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 11 और 10 कहाँ आएगा, यहाँ तक 8 टर्म थी, यहाँ आके 17 हो गई, यहाँ तक 8 टर्म है, तो 8 के बाद 9, 10, 11, 10, 11 दोनों क्या होंगे आपके पास, दोनों 13 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 0.25 और 13 माइनस 13, ठीक है जी। तो ये दो वैल्यूज हैं, ये आपस में 13 माइनस 13 0 हो जाएंगी, तो Q1 की वैल्यू आपके पास आइडेंटिफाई हो जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 13। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, इसी तरीके से जब हम Q3 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 समीशन f+1 डिवाइडेड बाई 4 टर्म, और उसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा 40 + 1 डिवाइडेड बाई 4 टर्म, और 3 ये हो जाएगा 10.25 टर्म। तो 10.25 का मतलब हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये 30.75 टर्म। अब 30.75 टर्म को लिखने का तरीकाकार क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल्स टू दैट इज 38 टर्म प्लस 0.75, 31st टर्म माइनस 38 टर्म। क्लियर, ठीक है जी। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, किसके लिए, 38 टर्म के लिए। तो देखें भाई 38 टर्म और 31st कहाँ लाई कर रही है, 31st लाई कर रही है हमारी इस पॉइंट पे, तो ये टर्म मेरी 14 जो है वो 31st टर्म है, यहाँ के एंड हो रहा है ये, तो 30 और 31st टर्म दोनों क्या हो जाएंगी, फिर अगेन यहाँ पे 14 हो जाएंगी, 14 प्लस 0.75, 14 माइनस 14, ये 14 माइनस 14 0 हो जाएगा, तो Q3 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, वो आ जाएगी 14। यहाँ आपके पास इसके अंदर क्योंकि वैल्यूज़ आपके पास क्या होती है, सेम आ रही होती हैं, तो आपको यहाँ पे ये क्वार्टाइल और डिसाइल को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, ठीक है। यहाँ क्वार्टाइल डिसाइल को आपको जो है वो कैलकुलेट करना इजी होगा, सही है, और बट करना ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अगर वो दो पॉइंट्स के बीच में अगर वैल्यू आ जाएगी तो क्या कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी, ठीक है। तो तरीक़ेकार ऐसे ही होगा सॉल्व करने का, बट अब आसानी हो सकती है क्योंकि वो एक ही सीक्वेंस में अगर दोनों वैल्यूज़ लाई करेंगी तो वो ब्रैकेट वाली वैल्यू 0 हो जाएंगी और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। गॉट इट। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 7th रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, 7th रिक्वायरमेंट है हमारी डिसाइल, और डिसाइल के लिए तो डी आई इक्वल्स टू आई n रिप्लेस हो जाएगा समीशन f+1 डिवाइडेड बाय दैट इज द 10th टर्म,
और आई शो करता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 till 9। क्लियर? तो हमने यहाँ पे मेंशन किया D4, तो D4 के लिए क्या हो जाएगा, D4 इक्वल्स टू 4, आई की जगह 4 आ जाएगा, समीशन F की जगह 40 + 1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है जी। तो अब 40 + 1 डिवाइड बाई 10 टर्म कितनी बन रही है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4, और 40 + 1 41 डिवाइडेड बाई 10 विल बिकम 4.1। ठीक है जी। तो 4.41 टर्म, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 16.4 टर्म। 16.4 टर्म के लिए अगेन फिर वैसे ही लिखेंगे आप 16 टर्म, ठीक है जी, प्लस फिर ये पॉइंट वाली वैल्यू 0.4, ये जो 0.4 आ गया, और 17 टर्म माइनस 16th टर्म। तो अब आपके पास 16 टर्म कौन सी आइडेंटिफाई होगी भाई, अगेन फिर वो भी बिल्कुल क्लोज आ गई है, 17 पे ये आ रहा है, तो 16 17 दोनों मेरे लिए क्या हो गई, दोनों मेरे लिए 13 हो रही हैं। तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13 + 0.4 और 13 माइनस 13। तो D4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, D4 विल बिकम आपके पास, ये वैल्यू आगे की जो है प्लस के बाद वाला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, 13 माइनस 13 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या आपके पास 13। तो D4 की वैल्यू आपके पास आइडेंटिफाई हो गई है, वो कितनी आ गई है आपके पास, दैट इज 13। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। तो अब हमारा एक लास्ट मेजर रह गया है, और वो है आपका परसेंटाइल, और परसेंटाइल आपके पास क्या है, दैट इज P85। P85 हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कहाँ ले लेते हैं, इसको हम जो है वो इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि थीम आपको समझ में आ गई है, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ये सब एक ही थीम पे रिकॉर्ड होते हैं। मीडियन डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए मीडियन के फॉर्मूले में डिवाइड बाई 2 होगा। क्वार्टाइल आपके फॉर्मूले को, आपकी डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए डिवाइडेड बाई 4 होगा। डिसाइल आपके डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसलिए डिवाइड बाई 10 होगा। परसेंटाइल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, द 8 मेजर परसेंटाइल। परसेंटाइल के लिए फॉर्मूला PI इक्वल्स टू I n प्लस n रिप्लेस हो जाएगा समीशन F + 1 डिवाइडेड बाय 100 टर्म, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब होता है कि डाटा विल बी डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। तो हमें निकालना है यहाँ पे I की वैल्यूज़ 1 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन टू 99 हो सकती हैं। ये सारी पेपर में नहीं आती, पेपर में आपसे कोई एक की कैलकुलेशन मांग सकता है वो। तो P85 इक्वल्स टू दैट इज 85, और ये हो जाएगा 40 + 1 डिवाइडेड बाई 100 टर्म। तो 85 इंटू 40 + 1 41, 41 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 0.41 टर्म। ठीक है जी, और 0.41 टर्म आपके पास कितनी हो जाएगी आपकी, 0.4 टर्म आपके पास जो है वो 85 इंटू 0.41 विल बिकम 34.85। तो P85 आपका क्या होगा, P85 हो जाएगा आपका 34.85 टर्म। ठीक है, 34.85 टर्म का मतलब क्या होगा कि 34 टर्म प्लस 0.85 इंटू 35th टर्म माइनस 34th टर्म। क्लियर? तो 34th टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए 31 तो यहाँ तक आ गई है, फिर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक मेरे पास क्या होगा, 15 होगा। तो आपके पास क्या है, दैट इज 15 + 0.85 और 15 माइनस 15,
38, 34 और 35 टर्म आप जो है वो अभी अपने पास जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था चार्ट, उस चार्ट में भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो 34 और 35 टर्म है वो 15 आएगी, और ये दोनों चीज़ें 15 माइनस 15 ज़ीरो हो जाएंगी, तो P85 की वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास दैट इज़ 15। ठीक है जी, P85 की वैल्यू जो है वो आपके पास यानी 85th परसेंटाइल आपके पास कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम 15 इन द वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हमने तमाम वैल्यूज़ ली, वो तमाम वैल्यूज़ किसको कवर कर रही हैं, वो तमाम वैल्यूज़ अभी सेंट्रल टेंडेंसीज़ को कवर कर रही हैं। सही है। तो जो हमने रॉ का सवाल किया था, उस रॉ के सवाल में हमने क्या किया था कि हमने पहले सेंट्रल टेंडेंसीज़ निकाली थी और उन्हीं के आंसर्स को हमने जो है वो क्या किया था, उन्हीं के आंसर्स को हमने जो है वो नोट डाउन किया था, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने जो चीज़ें ली थी उसके अंदर जो है वो कितना आ रहा है, समझ लें आप कि वो तमाम जो वैल्यूज़ जो वहाँ पे हमने यूज़ कर ली थी उसको फिर हमने जो है वो आगे अपने डिस्पर्जन के अंदर भी जो है वो हमने यूटिलाइज़ किया था। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे जो है वो इसी के अंदर जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यूटी के अंदर हम यहाँ से तमाम वो चीज़ें ले लेते हैं कि जो हमें आगे यूज़ करनी है। ठीक है जी। और वो तमाम वैल्यूज़ हम जो है वो अपने पास नोट डाउन करके फिर हम अपने सवाल को डिस्पर्जन की तरफ मूव करवा देते हैं। ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, डाटा हमारे पास सेम यही है। सही है। हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अपने पास मार्क कर लेते हैं। हमारे पास x बार जो था वो आया है 13.58। ठीक है जी। आपके पास मीडियन जो है वो आया है 14। ठीक है। अच्छा, ये दो मेन चीज़ें ये हो गई। Q1 आपके पास आया है कितना, Q1 आपके पास है 13 और Q2 आपके पास Q3 आपके पास जो है वो आ रहा है 14। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब जो आगे हम डिस्पर्जन्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, उन डिस्पर्जन की कैलकुलेशन के अंदर हमने इन मेजर चीज़ों को इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो जो आपका डिस्पर्जन होता है वो डिस्पर्जन में क्या क्या आ जाता है आपके पास, डिस्पर्जन में आपके पास आता है दैट इज़ मीन डेविएशन, और उसके साथ साथ फिर आपके पास जो है वो मीन डेविएशन जो है वो अबाउट मीन भी आता है, अबाउट मीडियन भी आता है। तो दो आपके पास जो है वो मीन डेविएशन के आपके पास कैलकुलेशंस हैं। फिर आपके पास वेरिएंस आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ठीक है जी, ये एक सेट हो जाता है आपके पास। उसके बाद फिर आप निकालते हैं रेंज एंड देन रेंज के बाद आप क्वार्टाइल की डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास कोई 4 से 5 जो हैं वो डिस्पर्जन के मेजर्स हैं। जो 4 से 5 डिस्पर्जन के मेजर्स हैं उसके अंदर हमने क्वेश्चन अभी यही लिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर से जो आंसर्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं उन्हीं आंसर्स को हम यूटिलाइज करके क्या करेंगे, उन्हीं आंसर्स को हम यूटिलाइज करेंगे और आगे हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करके आगे इसको हम फर्दर ऑन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपके पास अभी जो है वो अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है। और इसको जो है वो आप कर सकते हैं कि समझ लें आपके इसका जो है वो एक पिक्चर अगर जो है वो आप ले लें अगर इसकी, तो आप आगे जो है वो इसको इस्तेमाल करने में जो है वो आएंगे। इसको इस्तेमाल करने में आप जो है वो मतलब आपको जब रिव्यू करना होगा तो रिव्यू करने में जो है वो आप क्या करेंगे, रिव्यू करने में आपके लिए जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि आपको वन पेज पे तो ये जो है वो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पिक्चर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो रही हैं। हमने फार्मूला जो है वो क्या किया है, हमने फार्मूला जो है मतलब क्वेश्चन हमने यही रखा है, बट हमारी जो ये जो कैलकुलेशन थी वो अब चेंज हो जाएंगी। अब हम जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी से डिस्पर्जन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो x और f तो हमारे पास जो है वो सेम रहेगा। सही है। ये जो आपके मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के जो कॉलम्स थे, अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब हम जब डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे तो हम डिस्पर्जन के लिए क्या करेंगे, डिस्पर्जन के कॉलम्स बनाएंगे। क्लियर? और डिस्पर्जन जो है वो हम जो जो कैलकुलेशन करते जाएंगे वो हम उसको नंबरिंग के साथ साथ जो है वो अपने पास नोट डाउन करते जाएंगे। जब हम नंबरिंग के साथ उसको नोट डाउन करेंगे तो आपके पास उसकी सीक्वेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्या होगा आपके पास, अब यहाँ आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं हम यहाँ पे ले रहे हैं डिस्पर्जन को, और इस सवाल के अंदर हम जो है वो डिस्पर्जन को भी जो है वो इसी पे जो है इसी डाटा के ऊपर सीख लेंगे कि हमें डिस्पर्जन के अंदर जो है वो क्या क्या कैलकुलेशंस करनी होंगी। अच्छा, अब हम इस डाटा को जो है वो दोबारा रीराइट कर लेते हैं। डाटा हमारा चेंज नहीं हो रहा, और डाटा हमारा चेंज नहीं हो रहा, डाटा हमारे पास वही है। ये हमारे पास x आ गया 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, और फ्रीक्वेंसी थी मेरी 3, 5, 9, 14, 7 एंड 2, और इसका टोटल था 40। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं अपने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सेंट्रल डिस्पर्जन्स को। ठीक है जी, कैलकुलेट सेंट्रल डिस्पर्जन्स। अब सेंट्रल डिस्पर्जन्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अब हम वहाँ पे यहाँ पे वो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 ले लेते हैं हम, दैट इज़ द रेंज। ठीक है, और रेंज क्या होता है आपके पास, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें शो हो रही है 16, मिनिमम वैल्यू शो हो रही है दैट इज 11। फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहाँ पे काउंट। तो यहाँ आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस के अंदर मैक्सिमम 16 है और मिनिमम 11, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 11 दैट विल बिकम 5। तो रेंज तो हमारी क्या है, इसके अंदर 5 आ रही है। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सही है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब होता है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट जब भी निकाला जाएगा तो कोफिशिएंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट के अंदर हमेशा हमारे पास जो है वो आंसर परसेंटेज में शो किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 16 माइनस 11, 16 प्लस 11 इंटू 100, और 16 माइनस 11 विल बिकम 5, और 16 प्लस 11 जो है हो जाएगा 27 इंटू 100। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 डिवाइड बाई 27 इंटू 100। तो ये आ गया आपके पास दैट इज 18.52। ऑन द बेसिस ऑफ रेंज हमारे पास जो डेविएशन आ रही है वो कितनी है आपके पास, दैट इज 18.52%। तो कोफिशिएंट की परसेंटेज कम है, इसका मतलब है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रेंज हमारा डिस्पर्जन जो है वो कम आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर हम मूव करते हैं किसकी तरफ, सेकंड रिक्वायरमेंट, सॉरी थर्ड ले लेते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, ये हम ले रहे हैं यहाँ पे दैट इज मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। ठीक है जी, और आगे अबाउट मीन के लिए मैंने इसको ब्रैकेट में अबाउट मीन कर दिया, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, दैट इज मीन डेविएशन MD, और ब्रैकेट में ले लेता हूँ x बार। तो मीन डेविएशन MD, x बार का मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन, और इसका फॉर्मूला था क्या, समीशन x माइनस x बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई n। लास्ट सेशन के अंदर हमने जो है वो इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था, हमने इसको पढ़ लिया था, बट वो था किसके लिए, वो था आपका रॉ डेटा के लिए। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है,
तो फ्रीक्वेंसी जब इन्वॉल्व होगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मूला बन जाएगा समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट, सही है जी, एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट से पहले फ्रीक्वेंसी का इजाफा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एन था तो एन रिप्लेस हो जाएगा किससे, फ्रीक्वेंसी से। यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि सबमिशन के साथ जो भी आगे वैल्यू होगी पहले उसको सॉल्व करना होगा, देन उसके बाद फिर उसका टोटल करेंगे तो सम आएगा। क्लियर? तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले की वजह से हमें यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस के अंदर। और मॉडुलस ये एब्सोल्यूट का फंक्शन क्या बताया था, मॉडुलस ये एब्सोल्यूट का फंक्शन आपको बताया था कि आंसर आपका सोल्यूशन करते हुए, कैलकुलेट करते हुए माइनस में आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका माइनस में आ सकता है, बट आप वहाँ पे माइनस के साइन को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड जो आंसर आ रहा होता है हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो आपकी ईज के लिए हमने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपके पास, आप जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे कैसे, फ्रीक्वेंसी लिया आपने 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में आपने ले लिया x, ठीक है जी, 11 माइनस ये जो x बार है आपके पास वो कितना है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। x बार की वैल्यू जो है वो है 13.58। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जब हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो 11 माइनस 13.58, जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा -7.725। तो ये जो माइनस का साइन है इसने यहाँ आपको काउंट नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप लिखेंगे 7.725। गॉट इट? ठीक है जी। फिर इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 13.58, क्योंकि 13.58 चेंज नहीं होगा, 13.58 सेम रहेगा, तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी 7.875। ठीक है जी। थर्ड वैल्यू जनरेट होगी 5.175। ठीक है, फिर आएगा 5.95, 9.975 और फिर आएगा 4.85। इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 41.55। ठीक है, तो जब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ 41.55 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, तो मेरे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन का आंसर जो है वो आ जाता है कितना, मीन डेविएशन अबाउट मीन का आंसर आएगा 1.039। ठीक है, अब ये पॉइंट्स में आंसर कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, इससे आपको कोई तरीके उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मीन डेविएशन जब निकाल लिया तो इसका कोफिशिएंट निकालना है, और कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे फिर हम फॉर्मूला, कोफिशिएंट का फॉर्मूला हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ब्रैकेट में आएगा x बार विच शोज मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसका फॉर्मूला क्या था, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, जो आपने कैलकुलेट किया ऊपर अभी, तो ऊपर आया आपके पास 1.039 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 13.58 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कोफिशिएंट कितना जनरेट हुआ आपके पास, कोफिशिएंट आ रहा है आपके पास दैट इज 7.652%। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये x बार है, x के ऊपर स्ट्रेट लाइन, तो क्या शो कर रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन आपका डेटा स्प्रेडिंग जो है वो कितना परसेंट है, डेट इज 7.6%। 7% की स्प्रेडिंग आपके पास आ रही है। स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी इसका मतलब डेविएशंस या डिस्पर्जन ज़्यादा है। ठीक है जी, डेविएशन जितनी कम होगी इसका मतलब डेटा आपका क्लोज है, तो आपको क्लोज डेटा नज़र भी आ रहा होगा, 11, 12, 13, 14 1 के डिफरेंस से आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर, अपने फिफ्थ मेजर के ऊपर। फिफ्थ मेजर हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ मेजर हो जाएगा आपका मीन डेविएशन। अच्छा, मीन डेविएशन ब्रैकेट में ले लेते हैं किसको,
मीडियन को। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मीन डेविएशन ब्रैकेट में, अब स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, एक्स के ऊपर क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंस आ गई है, मीडियन को शो कर रहा है। तो फॉर्मूला समीशन एफ एक्स माइनस कॉन्ग्रुएंस यानी मीडियन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय समीशन एफ। गॉट इट? फॉर्मूला मीन वाला ही है, सिर्फ मीन की जगह रिप्लेसमेंट में क्या चला गया, मीडियन चला गया है। ठीक है, तो फॉर्मूले की सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है, सीक्वेंस सेम है, सिर्फ मीन और मीडियन का फर्क हो गया। मीडियन हमने पहले कैलकुलेट करा हुआ था, वो कितना था, दैट इज 14। तो मुझे इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, वो क्या होगा, एफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट में। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। जब हम यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आंसर अगर माइनस में आ रहा होगा तो आपने माइनस को आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 11 माइनस 14, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है जी, सेकंड वैल्यू आ जाएगी 10, फिर आ जाएगा 9। ठीक है जी, फिर आएगा आपके पास 0, फिर आएगा आपके पास 7 और फिर आएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 39। फ्रीक्वेंसी 3 थी, x 11 माइनस मीडियन था 14, तो 11 माइनस 14 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। आ तो माइनस में रहा था बट हम इसमें माइनस को नहीं मेंशन करते, एब्सोल्यूट की वजह से माइनस का साइन क्या होगा, निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो टोटल बन गया कितना, 39। तो मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन, ठीक है जी, अबाउट मीडियन, दैट विल बिकम 39 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है जी, और 39 डिवाइड बाय 40 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 39 डिवाइड बाय 40 का आंसर आपके पास जो है समीशन एफ 39 डिवाइडेड बाय 40 विल बिकम, पॉइंट्स में आ जाएगा ये, 39 डिवाइडेड बाय 40 0.98। ठीक है जी, दैट इज 0.98। अच्छा, और उसके बाद फिर नंबर 6 पे इसी का कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय मीडियन, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का आंसर आया 0.98 और मीडियन आपको दे रहा है आंसर 14 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 14, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एग्जैक्ट आपको वैल्यू दे रहा है, दैट इज 7%। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपका डाटा जो स्प्रेडिंग शो कर रहा है वो 7% शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, फिर नेक्स्ट मेजर हमारा क्या है, नेक्स्ट मेजर जो है दैट इज हमारा वेरिएंस। ठीक है जी, वेरिएंस क्या होता है आपके पास, वेरिएंस इक्वल्स टू समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। ये तो फॉर्मूला था किसके लिए, रॉ डेटा के लिए। अब हम ये चले गए किस पे, अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे चले गए, तो क्या हो जाएगा, समीशन f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f। ठीक है, तो अब जो कॉलम की रिक्वायरमेंट हो गई वो क्या हो गई, अब कॉलम की रिक्वायरमेंट f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है जी, तो सेम वही तरीकेकार हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 3 यानी f, x आ गया 11, x बार आ गया 13.58 और फिर कर दिया इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 19.892। सही है जी। अब यही पैटर्न पे क्या करते जाएंगे आप, फ्रीक्वेंसी 5 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 13.58 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी, तमाम वैल्यूज निकाल सकते हैं आप। तो पहली वैल्यू आ रही है 19.892
ठीक है जी। सेकंड वैल्यू 12.403, फिर 2.976, फिर 2.529, फिर 14.214 और 11.761। इन सब का टोटल कर लेंगे तो क्या होगा 63.775। अब यहाँ जो आपके पास मीन इस्तेमाल किया है, एक्स बार जो इस्तेमाल हुआ है वो 13.58 ही यूज़ किया है हमने, क्योंकि हम पुराना वाला सवाल लेके जा रहे हैं। तो वेरिएंस के लिए हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 63.775 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 40। तो वेरिएंस की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? वेरिएंस आ रहा है आपके पास यहाँ पे 1.594, दैट इज योर वेरिएंस। ठीक है जी। यानी आपके पास एक और मेजर है जिसके अंदर हम डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं। जो मीन डेविएशन आते हैं ना, उसके अंदर ये जो डेविएशन निकाला है आपने x माइनस एक्स बार, इसके ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं ताकि जो नेगेटिव फैक्टर है वो ख़त्म हो जाए। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं यानी डिफरेंस निकालते हैं तो उस पर स्क्वायरिंग करते हैं ताकि स्क्वायर करने से आपका माइनस का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाए, वहाँ पे ख़त्म हो जाए। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या फ़र्क था भाई? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर तो सिर्फ स्क्वायर रूट का फ़र्क था। तो अगर मैं 8 मेजर यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट में। ठीक है जी। तो सेम वैल्यू सेम रहेंगी, 63.775 डिवाइडेड बाय 40, इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और स्क्वायर रूट लेने से जो आंसर आपके पास जनरेट होगा वो आएगा 1.263। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। ठीक है जी। तो इसी आंसर का स्क्वायर रूट करेंगे तो भी यही आता है। फर्स्ट सेकंड सेशन के अंदर हमने आपको सैंपल और पॉपुलेशन का डिफरेंस बताया था कि सैंपल क्या चीज़ होती है, पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है। सही है। अभी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन देख रहे हैं कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। जब हम सैंपल और पॉपुलेशन के अंदर और इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं तो उनके अंदर सैंपल और पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, इन दोनों की रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग आती हैं। ठीक है जी। तो सैंपल के लिए हम मिसाल के तौर पे सैंपल के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को s से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएंस को s स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और पॉपुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के लिए हम सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर यूज़ करते हैं। बट अभी हम पॉपुलेशन और सैंपल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, अभी हम कैलकुलेटिव मेजर्स को देख रहे हैं कि हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का डायरेक्ट मेथड भी होता है एक, उसके अंदर एक और फार्मूला यूज़ होता है और उससे भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे अगर कोई हमें चांस मिलता है उस फार्मूले को भी अगर इंड्यूस करने का, तो हम वो फार्मूला भी जो है वो आपको इस अपने मतलब क्वेश्चन की कैलकुलेशन के बीच में उसको भी साथ साथ जो है वो एक दफ़ा सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपको उससे भी जो है वो आइडिया हो जाए। क्लियर हो गई बात ये। जब हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है भाई, द नाइन्थ मेजर आपका क्या आ रहा है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब तो ये मैंने पूरा ही लिख दिया, पीछे मैंने पूरा लिखा नहीं था, कोफिशिएंट्स को शॉर्ट लिख रहा था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया था 1.263 डिवाइडेड बाय मीन था 13.58 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस सवाल का जो मिल रहा है हमें, दैट इज 9.302%।
अब देखें कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन 7.652, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दैट इज 7%, ऑन मीन डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन कर रहे हैं तो 7.6% आपको जो है वो डेटा स्प्रेड नज़र आ रहा है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे मुझे डेविएशन और कम नज़र आ रही है, दैट इज 7%। और अगर मैं वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ मीन कैलकुलेट जो कर रहा हूं उसकी बेसिस पे देखूंगा तो मुझे डेविएशन कितनी नज़र आ रही है, दैट इज 9.302%। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपको इंटरप्रेट करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और लास्ट में मैंने बताया भी था कि आपका सीवी जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है कि डाटा के अंदर कंसिस्टेंसी, दो डाटा के दरमियान कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी, ठीक है जी, या सस्टेनेबिलिटी को चेक करने के लिए हम जो है इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मेजर करते हैं। अब अगर आपके पास सवाल में सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ ले आपसे, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के लिए मुझे मीन चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी डेटा के ऊपर अगर मुझे सिर्फ सीवी कैलकुलेट करना है, ना मुझे मीन डेविएशन निकालना है, ना मुझे उसके अंदर जो है वो रेंज कैलकुलेट करनी, कुछ भी नहीं करना, खाली आपको डेटा में कहता है कैलकुलेट सीवी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेटा के बेसिस का मीन निकालना पड़ेगा। मीन के बाद सेकंड स्टेप मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, फिर थर्ड स्टेप में जाके मैं जो है उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, डायरेक्ट सीवी कैलकुलेट नहीं होगा। ये जो आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उस बताने का मकसद ये है ताकि आपको ये समझ आए कि कौन सी चीज़ से पहले क्या चीज़ निकालनी ज़रूरी है। अगर मैं हर चीज़ के लिए एक एक सवाल पूरा जो है वो सेपरेटली सॉल्व करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा हर चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे, मिसाल के तौर पे मीन कैलकुलेट करने के लिए डाटा अलग लेंगे, जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो फिर मुझे अगेन मीन दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए एक डाटा के ऊपर इन तमाम मेजर्स को अप्लाई करते हैं ताकि आप इजीली उसको जो है वो समझ सकें। गॉट इट। तो अब हमारे पास सीवी के बाद जो मेजर है, नेक्स्ट मेजर क्या है आपके पास, नंबर 10 पे हम ले लेते हैं, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है जी, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है आपका, दैट इज IQR और वो होता है Q3 माइनस Q1। फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यूज आपके पास थी जो हमने दोबारा ली, वहां से फेच करी हुई थी। तो क्वार्टाइल थर्ड की वैल्यू हो गई आपके पास 14 माइनस 13, तो IQR आपके पास कितना आ गया, IQR विल बिकम 1। ठीक है जी। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशंस पे चले जाते हैं हम। अगर मैं क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो क्वार्टाइल डेविएशंस क्या हो जाएंगी, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू, सॉरी नॉट इंटू 100, ठीक है जी, सॉरी, क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होंगे आपके पास, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, वो क्वार्टाइल कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला है। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है आपके पास, 14 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2, तो क्वार्टाइल डेविएशन विल बिकम 1/2, तो हम उसको कहेंगे क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू 0.5। इसके कोफिशिएंट पे जब जाते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये होता है Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q3 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 13 एंड 14 प्लस 13 इंटू 100। तो 14 माइनस 13 1 और 14 प्लस 13 विल बिकम 27, ठीक है जी, अपॉन 100, और 1/27 इंटू 100, और 1/27 का मतलब हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 27 विल बिकम 3.71%। ठीक है,
ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल। अगर हमने जो है वो डेविएशन को कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल की बेसिस के ऊपर रखकर हमने जो है वो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया, और उसने बताया आपको कि क्वार्टाइल की बेसिस के ऊपर डेविएशन बहुत कम आ रही है, दैट इज़ 3.71%। जितना आपका डेविएशन ज़्यादा होगी इट मीन्स कि आपका डाटा उतना ही स्प्रेड हुआ है, ठीक है जी। जितनी आपकी डेविएशन कम है इसका मतलब है डाटा आपका उतना सेंट्रल वैल्यूज़ के क्लोज है, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर जो हमने चीज़ें सारी कवर करी हैं वो क्या है, आपका अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया है कि उसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल डिस्पर्जन्स और उसके साथ साथ हमने रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स को भी देख लिया कि 7 से 8 हमने सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को देखा, और उसके बाद तकरीबन जो है वो हमने 10 से 12 जो हैं वो डिस्पर्जन्स और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन दोनों को कंबाइन करके सॉल्व किया, और एक ही डाटा के ऊपर हमने आपको ये चीज़ें करके दी ताकि आपके पास एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डाटा के ऊपर आपके पास एक ही वीडियो के अंदर आप ये तमाम चीज़ों को जो है वो रिवाइज कर सकें। यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन अभी बाकी है जिसको हम स्क्यूनेस कहते हैं, स्क्यूनेस कर्टोसिस की कैलकुलेशन बाकी है, बल्कि आप समझ लें कि जो इनकी बेसिस पे जो स्क्यूनेस कैलकुलेट किया जाता है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला जो होता है वो भी रिजल्ट्स बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है जी। उसके अंदर मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज रखेंगी। मैं चाहूँ तो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, मगर वो हम जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल को करेंगे तो हम उसके अंदर उस चीज़ों को जो है वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ स्क्यूनेस का जो फार्मूला इस्तेमाल किए जाते हैं, स्क्यूनेस के जो फर्स्ट पियर्सन, सेकेंड पियर्सन या क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर कोई अपनी कैलकुलेशंस नहीं है, ये याद रखें। वो हम इसलिए एंड में करेंगे। उस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ आपके पास जो आपके रिजल्ट्स आए हुए हैं उनको आपने क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। जब आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपके पास स्क्यूनेस के रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो उनकी अलग से कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए अभी हमने रॉ और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उनको नहीं लिया है, ठीक है जी। तो जब हम ग्रुप का सवाल करेंगे और ग्रुप के अंदर हम जब ये डिस्पर्जन्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम वहाँ पे ही जो है वो एक पार्ट जो है वो इस स्क्यूनेस की मेजरमेंट का भी रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपके पास जो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कन्फ्यूजन्स थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी। आपका तरीक़ेकार मैं आपको फिर से रिवाइज़ कर दूं कि आप एक दफ़ा इसको देखने के बाद इसी सवाल को कोशिश करें कि अपने एंड से सॉल्व करें, खुद कैलकुलेशंस करें, ठीक है जी। आपको इसकी कैलकुलेशंस को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसकी कैलकुलेशंस खुद करेंगे तो आपका इसमें जो है वो क्या होगा, माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा इस सवाल के हवाले से, ठीक है। तो और इसके अंदर अगर कोई मिस्टेक भी है, अगर हमने जो है वो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक भी करी हुई होगी तो भी आप जो है वो उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बाय चांस अगर ह्यूमन एरर के थ्रू अगर हमने जो है वो कोशिश किया था कि हम पहले से इसकी वैल्यूज़ को निकाल लें, बट जब आप इसको अपने हैंड से करेंगे तो आपकी जो है वो इसकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आप जो है वो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है इसको समझने के अंदर, ठीक है जी, तो मेरा आपके पास आई एम अवेलेबल इन योर ग्रुप, और आप जो है उसके ऊपर जो है वो मुझसे क्यूरीज में जो है वो सॉल्व ले सकते हैं कि उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे, उसका सब क्वेश्चन की तरफ, उसके क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, और नेक्स्ट सेशन तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।